आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग विश्व रंग यूएई की एकाधिकृत संपत्ति है। इस रिकॉर्डिंग को विश्व रंग यूएई तथा टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी के कैंपस तथा सोशल मीडिया मंचों पर प्रयोग में लाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय विश्व रंग महोत्सव के अतिरिक्त भी इसका प्रयोग हमारे द्वारा किया जा सकता है। डॉक्टर बबल्स, इसके लिए आपकी सहमति व अनुमति अनिवार्य है। कृपया अनुमति दें। जी बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद। अनुमति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बबल्स। प्रारंभ करते हैं माँ शारदा के आशीष निवेदन से। माँ तेरे हाथों की वीणा स्वर देवे प्रेम संचार के, माँ तेरे हाथों की वीणा स्वर देवे प्रेम संचार के, श्वेत हृदय दे मृदु भाव दे जग कल्याण उद्गार के। सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को विश्व रंग यूएई की निदेशिका डॉक्टर आरती लोकेश का प्यार भरा नमस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल के संस्थापक व कुलपति श्रीमान संतोष चौबे जी के निर्देशन तथा श्री लीलाधर मंडलोई जी के उप निर्देशन में विश्व रंग महोत्सव 2022 के आयोजन के अंतर्गत विश्व रंग यूएई की इकाई के मंच पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की भेंट वार्ता में हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व से आपकी भेंट कराएंगे जो एक समाज सेविका है, अभिनेत्री हैं, कुलाधिपति ऑफ गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा दुबई यूएई हैं, अल दुवौबी ग्रुप की निदेशिका हैं, यंग हार्ट्स ग्रुप की अधिपति हैं, दुबई लेडीज ग्रुप इन दुबई की अधिपति हैं, SNF ग्रुप की बोर्ड मेंबर हैं और दुबई रेडियो स्टेशंस में आरजे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि वे एक समाज सेविका हैं, अभिनेत्री हैं, कवयित्री हैं और बच्चों, बड़ों, महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य इन्होंने किए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर बबल्स कंधारी जी का। नमस्कार डॉक्टर बबल्स। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि यूएई जैसे देश में, दुबई जैसे शहर में गुरुद्वारा, उनको तो ये जानकर भी हैरानी होगी कि गुरुद्वारा यहाँ पर है, लेकिन गुरुद्वारा यहाँ है और उसका प्रबंधन आप देखती हैं, तो उसका प्रबंध संभालने में आपको किस किस तरह की दिक्कतें आई, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए डॉक्टर बबल्स। वो संभालने में तो जो थोड़ी बहुत रोजमर्रा की आती हैं, लेकिन उससे एक्चुअली उसको स्थापित करने में जो दिक्कतें आई थी वो काफी हैं। आपको बताने के लिए आप समझ पाएंगे कि इस्लामिक कंट्री में ऐसा गुरुद्वारा बनाना वाज काफी नॉट अ वेरी इजी थिंग जिसे कहते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। जब हम शासकों से गुरुद्वारा खोलने की अनुमति लेने गए तो वो सिख धर्म को इतना जानते नहीं थे। उन्हें समझाना था कि ये समुदाय की बुनियादी जरूरत है। संगत और लंगर ये कॉन्सेप्ट भी उन्हें नहीं पता था। तो हम हमारे ग्रंथ जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनके कुछ अंशों का अनुवाद करना पड़ा और हमें उन्हें बताना पड़ा कि हम भी एक ही ईश्वर, रब, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु एक ही उनको मानते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं और इस धर्म में सब एक समान है। सब एक साथ बैठकर लंगर करते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता। और तो फिर 6 साल बाद 2008 में आखिरकार हमारे पास जश्न मनाने का की वजह मिली हमें, जब हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यूएई के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक ने बहुत ही उदारता दिखाई हमें और न केवल उन्होंने गुरुद्वारे की अनुमति दी बल्कि 25,000 स्क्वायर फुट जमीन पर भी हमें मुफ्त दी। और जी और ठीक है, और 4 साल बाद समझे 65 मिलियन दिरहम्स बाद हमारा सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। दुनिया में सबसे चर्चित गुरुद्वारा 17 जनवरी 2012 को यूएई में स्थापित किया गया। तो ये थी, ये जो आपसे कहा जो भी जो दिक्कतें कह लो या इग्नोरेंस होती है, उन्हें नहीं पता, लेकिन जब उन्हें सब पता चला तो उन्होंने भी अपनी उदारता दिखाई। सो ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद तो नेचुरली जो भी आप नई संस्था आप स्थापित करेंगे तो उनमें कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप देखें लोगों को समझ आ रही है और वो आते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स देके जाते हैं तो इट्स जस्ट, जो भी दिक्कतें हैं वो कुछ भी नहीं है उसके सामने।
ये तो बहुत ही वास्तव में एक बड़ा महान काम हुआ, क्योंकि गुरुद्वारे में कितने ही लोगों को खाना मिलता है, और जैसे हमारा यूएई जैसा देश है जहाँ पर बहुत से श्रमिक वर्ग भी रहते हैं, और वो दूसरे दूसरे देशों से आते हैं और आसपास तपती हुई गर्मी में काम करते हैं, भूख प्यास से बेहाल होते हैं, उन सबकी सेवा करने के लिए गुरुद्वारा हमेशा से ही तैयार रहता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि एक मुस्लिम धर्म वाले देश में किस तरह से यहाँ के शासकों ने अपना दिल खोलकर यहाँ पर गुरुद्वारे के लिए जमीन भी दी और उसके लिए चंदा भी दिया उसे बनाने के लिए, और आज गुरुद्वारा यूएई में रहने वाले निवासियों, प्रवासियों सबकी सेवा कर रहा है। तो डॉक्टर बबल्स, गुरुद्वारे को मैंने भी देखा हुआ है, मैं भी उसमें कई बार गई हूँ, और वहां पर बहुत सारे गिनीज बुक के अवार्ड्स मिले हुए हैं, उसके सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। तो वो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक हमारे गुरुद्वारे यूएई का कैसे पहुंचे, और क्या 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 रिकॉर्ड हमने बनाए हैं गिनीज बुक में। ऐसे है कि हम हमेशा चाहते थे, बल्कि आई थिंक ये गुरुद्वारा इज प्रोबेबली द ओनली क्या कहते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ना सिर्फ हमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हमने हासिल किए हैं, ऑल्सो हमने आईएसओ सर्टिफिकेशंस भी ली हैं। हमारे पास 4 आईएसओ सर्टिफिकेशंस हैं, और ये मेरे ख्याल से कोई भी रिलीजियस संस्था के पास नहीं है। वी हैव अनदर रिकॉर्ड ऑफ दैट कि भाई ये भी है बजाय बिसाइड्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आए तो गुरु नानक दरबार दुबई ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में के खिताब जीते हैं। 13 अप्रैल को 2017 में गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार ने 600 से अधिक पार्टिसिपेंट्स के साथ उनमें से 101 राष्ट्रीयताओं को क्या कहते हैं सफलता पूर्वक एक नाश्ते की मेजबानी की। ओके अरे वाह। और उसमें मोस्ट नेशनैलिटीज हैविंग कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट के आधिकारिक और गौरवशाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं। बहुत ये सही। कहते हैं ना जी जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं तो तारीफ कर रही थी कि कितना बढ़िया 101 नेशनैलिटी एक साथ जो है नाश्ता कर रहे हैं, तो ये कितना तो सुंदर मंजर होगा, और कितना बढ़िया रिकॉर्ड, जो कि हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। पहला रिकॉर्ड तो ओनली 59 का था, ये हमने 101 किया है। और ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें राष्ट्रीयताओं को एक साथ लाया गया, और ये एक क्या कहते हैं ना एक टेस्टामेंट है जो यूएई का है फॉर द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। आप सोच सकते हैं कि जहां हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसमें इतनी बड़ी चीज करनी, वो ही एक उनकी भी उदारता, उनकी भी ब्रॉड माइंडेडनेस कह लीजिए, जिस तरह से जिस वजह से हम इस काबिल हुए कि ये खिताब जीत सकें। और और दूसरा जो खिताब था वो 18 मार्च 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस होता है ना, जो वर्ल्ड सिख जी एनवायरनमेंट डे और जी। सिख न्यू ईयर नव वर्ष के जश्न में गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे ने दिल्ली प्राइवेट स्कूल यूएई के छात्रों को पौधे वितरित किए थे। ये कार्यक्रम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के जीवन मूल्यों और उपलब्धियों को याद करते हुए जायद वर्ष के अनुरूप था। तो वर्तमान रिकॉर्ड तोड़ के हमने 2083 पौधों को वितरित करने वाह। किया था। और जी, और लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग्स का आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शीर्षक धारक घोषित किया गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और ये तो आपने और भी अच्छी बात बताई कि विश्व पर्यावरण दिवस और सिख दिवस दोनों एक ही दिन थे, जी और किस तरह से आपने पर्यावरण के लिए एक तरह से जब आपने स्कूल के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया, तो आने वाला भविष्य पहले ही सुरक्षित कर लिया, उन्हें पर्यावरण के प्रति भी आपने साथ ही चेता दिया, एक पंथ दो अवेयरनेस। काज। जी, और बच्चे ही तो हमारा फ्यूचर है, तो फिर उन्हीं के साथ स्कूल में, और इतने अच्छा लग रहे थे छोटे छोटे बच्चे टेकिंग ये लेके जाना, बहुत ही प्यारा मंजर था वो। बहुत बहुत ही बढ़िया ये काम रहा, और इस तरह से देश भी जो है जाना होगा कि किस तरह से अच्छे काम गुरुद्वारे के माध्यम से होते हैं। ये तो धार्मिक कट्टरता का संस्थान नहीं है, ये तो पूरे विश्व कल्याण का संस्थान है।
बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई, और ये तो वाक़ई में गिनीज़ बुक में दर्ज होने वाली बातें थी ही, और ये बातें हम जैसे प्रवासियों के लिए, जो हम भारतीय हैं, भारत से आए हैं और हम दूसरे देश में अच्छाई फैला रहे हैं, तो बहुत अच्छी हमारे लिए ये सोच-सोच कर अपने स्वयं पर भी फ़क्र होता है और गुरुद्वारे प्रबंधन पर, और आपको तो बहुत-बहुत इसकी बधाई मैं जी। प्रेषित करना चाहूँगी। ये हमारी कोशिश यही होती है कि ये एक कोई, जैसे आपने कहा, एक कोई धर्म के साथ नहीं, वो ज़रूरी है धर्म पे भी रखना, लेकिन उससे ऊपर उठ के इंसानियत के लिए काम करना जी, और कुछ जी, ऐसी चीज़ें करना जहाँ से छोटे बच्चे भी इसमें साथ मिलें, हमारे साथ साथ में। मिलकर चलें, उन्हें पता चले कि क्या है, इंसानियत क्या होती है। और जस्ट एक वो कट्टरता तो बिल्कुल भी हमने गुरुद्वारे में मतलब हम उसको करते ही दूर रखते हैं। और छोटे बच्चों का भी हमने स्कूल खोल रखा है। स्कूल यानी कि जहाँ पे हम सिखाते हैं, गुरुद्वारे में ही। हमने पहले सोचा नहीं था, तो इसलिए हमारे पास एक पूरा स्कूल नहीं है, लेकिन गुरुद्वारे में ही जो कमरे हैं, उनमें से हम एक एक दिन हफ्ते में सैटरडे को उनको हम सिखाते हैं हारमोनियम, तबला और हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। जिसे कहते हैं ना, सब एज आई सेड, मजहब से उठकर इंसानियत के बारे में बताना और किस तरह से ये अच्छे अच्छे नागरिक बने आगे जाकर, ये भी हमारी कोशिश रहती है। तो बहुत ही अच्छा काम है ये, तो बहुत ही बढ़िया काम है समाज सेवा का। तो जैसे आपने अभी छोटे बच्चों की बात कही डॉक्टर कंधारी, तो जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप स्पेशल नीड्स फ्यूचर डेवलपमेंट सेंटर की भी बोर्ड मेंबर हैं। तो एक तो बात हुई कि हम अपने एक आम बच्चे, एक स्कूल जाने वाले नॉर्मल बच्चे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं। तो ये किस प्रकार की संस्था है, और आप किस प्रकार से इन बच्चों की मदद कर पाती हैं, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी? स्पेशल नीड्स फ्यूचर डेवलपमेंट सेंटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसएनएफ कहते हैं, वो विशेष जरूरतों के साथ इन बच्चों और युवाओं को इंडिपेंडेंट बनाने पर केंद्रित है। जहाँ कोई ऐसा केंद्र नहीं था, अभी भी है एक और केंद्र है जो बच्चों को अप टू समझे 14-15 साल तक के उन्हें ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ भी नहीं था यहाँ। तो वो बच्चे थोड़ा बहुत सीख के फिर अपने घर ही बैठ जाते थे, तो ओह! फिर वहीं से वापस डिटीरियोरेट होंगे। जी, तो यहाँ ये एक जो केंद्र बना है, ये बच्चों को ट्रेनिंग देता है। और बच्चों को नहीं, 14-15 साल से ऊपर भी, बच्चों से लेके बड़ों तक। और वो ये सेंटर उन्हें पढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाता है और पेशेवर बनने में सहायता करता है। जैसे कि कोई अपनी प्रोफेशन पे या उन्हें किसी जॉब पे लगा दे, ताकि वो आत्मनिर्भर हो, कॉन्फिडेंस हो और एक जितनी भी साधारण जीवन जी सके, ये कोशिश जी। है उनकी। तो ये चीज़ की कमी थी यहाँ पे। सिर्फ ये एक एसएनएफ बोर्ड है जिसने अब ये शुरू किया है। ये तो बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि एक तो खास देखभाल इन बच्चों को चाहिए होती है, और पढ़ाई-लिखाई के लिए भी इन्हें खास अटेंशन चाहिए होती है। उसके अलावा अपना रोज़मर्रा का जीवन बिताने के लिए भी इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ये जी। सारा कुछ करने के बाद भी आगे, जैसा आपने कहा कि आगे क्या? तो आगे उन्हें अपने जीवन में एक राह दिखाने का भी जो आप काम कर रही हैं, ये बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय और सराहनीय काम है। बहुत बहुत ही अच्छा लगा इसके बारे में जानकर। एक्चुअली इसके ये भी मैं कहूँगी कि ये कोई आसान और काफ़ी महँगे होती हैं इनकी टीचर्स भी, और इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है कंपेयर टू नॉर्मल स्कूल, लेकिन अब वो लेना भी है। और फिर हम सहायता माँगते हैं लोगों से कि भई आप हुँ, आइए, बच्चों को अडॉप्ट करिए, कुछ करिए, बिकॉज़ इतना महँगा। तो मुझे पता है जो उनकी जो प्रिंसिपल हैं, जो तो वो किस दौर से गुज़रती हैं, कितना उन्हें मुश्किल होता है। तो हम लोग चैरिटी शोज़ भी करते हैं मिल करके, लोगों को बुलाएँ, लाइक वो चाय का प्रोग्राम, लंच प्रोग्राम या कुछ ना कुछ, ताकि पैसा किसी तरह से इकट्ठा हो, ताकि ये जो संस्था है ये चलती रहे। हाँ, ये बहुत अच्छा है, और अच्छे काम के लिए ईश्वर हमेशा मदद करते हैं। बिल्कुल आपकी संस्था चलती रहेगी, और ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते रहेंगे, और समाज के लिए, जैसा कि इनको दूसरे लोग सहायता कर रहे हैं, तो ये भी वही संस्कार ग्रहण करेंगे और आगे चलकर औरों की सहायता करके समाज को कुछ देकर जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
तो ये जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से स्पेशल नीड्स, जो विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए किस तरह से आप मदद कर रही हैं। तो आपके जो कहना चाहिए मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी के बारे में तो मैंने शुरू में बताया ही। तो मुझे ये पता चला कि आप आरजे का काम भी कर चुकी हैं, और सुर पंजाब दे रेडियो है, उसमें आप आरजे रह चुकी हैं। तो समाज सेवा, गुरुद्वारा और मतलब बिल्कुल अलग अलग दिशाओं से आप आके आरजे के काम से भी जुड़ गई। तो ये शौक आपको कब से हुआ, कैसे इसका शौक हुआ, और आरजे के रूप में आपने किस तरह के और कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए, तो उसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। उन्हें बहुत रोचक जानकारी उनको मिलेगी, मुझे उम्मीद है। तो बताएं डॉक्टर कंधारी। तो क्या आरती, आपने बहुत होमवर्क किया हुआ है मेरे बारे में। वैसे नहीं, क्लास में अम, मैं तो एक अध्यापिका भी हूँ, तो अपने बच्चों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि होमवर्क करके आए, तो मैंने होमवर्क बस किया वही बात है। जी। या, हाँ, मैंने अपने कार्यालय के अलावा उसके साथ साथ मैंने कुछ सीरियल्स और नाटकों में भी काम किया। वो हरफन मौला होते हैं ना, हर चीज में थोड़ा बहुत कर देना। जी बिल्कुल। मास्टर मास्टर ऑफ नन के। और एक दशक तक दो रेडियो स्टेशन में, रेडियो एशिया और 106.2 में आरजे थी। मेरे ख्याल से कम 10 साल तक, एक दशक तक। हाँ जी। 10 साल। जैसे प्रोग्राम्स करते थे आरजे, जैसे हल्ला गुल्ला, मेजबान वगैरह वगैरह। अब तो मुझे याद भी नहीं है, इतने पुराने हो गए। विशेष रूप से महत्वपूर्ण हस्तियों का इंटरव्यू लेती थी। और कुछ पंजाबी शोज की मेजबानी भी की मैंने, जिसमें हिंदी और पंजाबी मिक्स करके हम बोलते थे, ताकि सब ऑडियंस समझ सके। क्योंकि सिर्फ पंजाबी अगर बोलते तो उस वक्त उस समय तो नहीं समझ में आती ज्यादा, तो सिंपल पंजाबी और हिंदी बोल के फिर पंजाबी गाने, ताकि वो माहौल बन जाता था। लेकिन फिर मैंने नोट किया कि भाई पंजाबी म्यूजिक तो आपको पता है इतना पॉपुलर है, लेकिन पंजाबी संस्कृति के बारे में काफी लोग नहीं जानते। और हमारे दोनों, हमारा नेबरिंग जो मुल्क है वो भी, उसमें भी काफी पंजाबी होते हैं। तो जी मैंने सोचा चलो एक प्रोग्राम ऐसा करें। और ये तो अब रिसेंटली था कि ऐसा प्रोग्राम बनाए जहाँ ये शायद मेरे ख्याल से ये पहला प्रोग्राम था जो बहुत बड़ी आबादी में रुचि करता था। क्योंकि ये पंजाबी संस्कृति और परंपराओं की अवेयरनेस क्रिएट करता था। तो लोगों ने इसे बहुत सराहा। इसका ये था कि मैं सिर्फ नॉट ओनली मैं पंजाबी गाने या पंजाबी में बोलती थी, जी पंजाबी में ही बोलना था, नो हिंदी और नो इंग्लिश, कुछ भी नहीं, सिर्फ पंजाबी। लेकिन ऐसे डिफिकल्ट पंजाबी नहीं थी। पर और उसके बारे में, जैसे कभी हम अमृतसर के बारे में बता रहे हैं लोगों को, कभी लेट्स से जुतियां होती, पंजाबी जुती या जी बैसाखी, इन तरह की चीजें, ताकि जो पंजाब से ना जुड़े, पंजाब की मिट्टी को तो याद करने वाले तो बहुत ही खुश थे, लेकिन जो नहीं भी थे उन्हें इतनी जानकारी मिलती थी, एक नॉलेज मिलती थी। और उसके साथ मिलके हम गाने लेटेस्ट सॉन्ग्स लगाते थे। लेकिन ये बात मैं आपको जरूर कहूंगी कि मैंने ये सोचा था कि मैं ये प्रोग्राम एक रेडियो स्टेशन को दूंगी, आई स्पॉन्सर द प्रोग्राम, और वो लोग चलाए इसको। लेकिन वो बात ऐसी बनी कि उन्होंने कहा नहीं, आपके अलावा कोई नहीं है। मैंने कहा यार, मैं तो 20 साल से मैंने छोड़ दिया, ये मैंने नहीं किया। पर दे सेड नहीं, आप ही करेंगे। तो मुझे ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट लगा। पर जैसे माइक पे गए, तो कहते हैं जैसे आपको स्विमिंग, तैरना और साइकिलिंग कभी भूल नहीं सकते, तो माइक पे जाते ही मैं जैसे पहले 20 साल पहले थी, मुझे ऐसे लगा कि और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हाँ जी, ये प्रोग्राम अपने में बिल्कुल अलग टाइप का प्रोग्राम है। तो ये जी जी। ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। एक तो क्या है कि हम अपने देश से दूर बैठे हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम के जरिए हम अपने देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कहीं ना कहीं। और जब बिल्कुल आपका कार्यक्रम ये होता बिल्कुल। होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे श्रोता होते होंगे रेडियो के, जिन्होंने भी सुना होगा, वो तो बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते होंगे, और अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस, वापस जड़ों की ओर जैसे जाते हुए उनको ऐसा एहसास होता होगा। तो ये आपने 2 हिस्सों में करा, ये मेरे लिए भी एक नई चीज थी कि पहले किया, उसके बाद आपका एक अंतराल तक आपने नहीं किया, और फिर
दोबारा आपने शुरू किया। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि जो है तैरने वाले को कभी भी पानी में डाल दो तो वो तैर ही लेता है। और दूसरी एक और बात मुझे याद आई कि हम अपने बचपन में कहते थे कि जो बोले सो कुंडी खोले, तो एक ही कि जिसका प्रस्ताव आया है वही उस पर काम वाक़ई करे। वाक़ई में वही हुआ। पंजाबी में भी कहते जेड़ा बोले वही बुआ खोले, मतलब जो बोले वही वही दरवाज़ा खोलेगा, तो वही हुआ मेरे साथ। तो आपके क्योंकि मस्तिष्क में पूरी विचारधारा थी कि किस तरह से मैं पंजाबी संस्कृति से लोगों को जोड़ूं, उससे जो जानकार हैं उन्हें सुनकर वैसे ही अच्छा लगेगा, जो नहीं जानते हैं तो वो उस चीज को जानेंगे। तो ये भी आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। और काम तो आपके सारे ही अच्छे हैं। अभी और भी कामों का अगर मैं जिक्र करूं तो हमारे श्रोता हैरान रह जाएंगे कि यंग हार्ट्स ग्रुप जो है, आप उसकी भी अधिपति हैं। तो यंग हार्ट्स ग्रुप क्या है, इसमें क्या होता है और किस तरह से ये ग्रुप कार्य करता है, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। अच्छा, ये एक मेरी पहल थी जिसे मैंने 2015 में दुबई में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया था। ये सब एक सोशल ग्रुप बनकर ना एक्टिविटीज करते हैं। कुछ समय के लिए उनके जीवन में खुशियां बांटने की कोशिश हम करते हैं, जहां वो अपनी उम्र भूलकर अपने शौक पर ध्यान देते हैं। जिस तरह से युवा हमारा भविष्य है, मैं मानती हूँ बुजुर्ग हमारे समाज की रीढ़ है, बैकबोन है। उनके अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस पहल के पीछे विचार बुजुर्गों की भावना और प्रतिभा को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना था। जैसे उनको हमारे हमारे अब हमारी संस्था थोड़ी बड़ी हो गई है। मैं शुरू में तो हम बहुत वही, इसमें भी यही हुआ कि जरा बोले वही बुआ खोले वाली बात हो गई। जी। वहां पे हम बैठे थे तो किसी एक एक ग्रुप इंडिया से आया था और उन्होंने, वो भी सारे वरिष्ठ नागरिक थे और उन्होंने प्रोग्राम किया और मैं देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा इस तरह की जरूरत हमारे यूएई में है। तो जी। मैंने ऐसी बात करी थी, हम काउंसलेट में बैठे थे और सडनली मैंने सुना अनाउंसमेंट हो गई, मिसेस कंधारी ये स्टार्ट कर रही हैं वरिष्ठ नागरिक के लिए। मैं कहा एक्सक्यूज मी। तो बस वहां से ये यंग हार्ट्स का जन्म हुआ। तो ये काउंसलेट में ही हुआ और बिना मतलब, मैं सिर्फ, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं कहा आई वांट टू डू इस तरह की चीज मैं करना चाहती हूँ, और ऐसे बोला, सिर्फ कहा, मुझे पता भी नहीं लगा एंड देयर इट वाज। तो मैंने कहा शायद ऊपर वाला यही चाहता है मुझसे, तो चलो यूं ही। तो आज ये संस्था हमारे अबाउट 25 वॉलंटियर्स है और अबाउट 40-50, और हर टाइम और डिफरेंट बुजुर्ग आते ज्वाइन करते जाते हैं। लेकिन हम इसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, बिकॉज जितना साथ रहेंगे बहुत बड़ा होगा तो वो वो कहते हैं ना, वो उसमें वो नहीं आती, वार्मथ नहीं होती है, एक वाह। दूसरे को जानना पहचानना उस तरह का, तो फिर वहां ही पर रखते हैं। और ये इतनी खूबसूरत चीज है ना जब आप इन बुजुर्गों को मिले। मैं नहीं कहती मैं यंग हूँ, मैं भी शायद उसी कैटेगरी में आ जाऊंगी। लेकिन हर महीने इनके साथ हम एक एक्टिविटी करते हैं और हमें एक वी फील ब्लेस्ड कि इनका जो प्यार और दुआएं मिलती हैं। इतना लगता है कि उनकी दुआओं और प्यार जो भरपूर मिलता है ना हमें, जीवन में इससे कीमती चीज नहीं हो सकती कुछ। जी। आप जितना मर्जी कमा लें, जितना मर्जी कर लें, लेकिन जो बुजुर्गों की दुआएं हैं, प्यार है, उससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। और ये हमें जो मिलता है ना, तो मैं बस ऊपर वाले से शुक्रिया करना चाहती हूँ हमेशा कि ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही हमें हिम्मत दे कि हम ये काम करते रहें। ये बहुत ही बढ़िया काम है। और सबसे जो काम इस ग्रुप के लिए आप कर रही हैं वो तो बहुत बढ़िया है ही। मुझे तो सबसे पहले इसका नाम बहुत अच्छा लगा, यंग हार्ट्स। तो जिससे कि सबसे पहले तो यह विचार ही उनके दिमाग में से निकलना चाहिए कि हम हमारा शरीर नहीं चल रहा है, हम किसी लायक नहीं है, या अब हम जो है युवाओं का मुकाबला नहीं कर सकते। तो कितनी ही चीजें हैं जो आप हमारे भूल जाए, जी। ये बात आप भूल ही जाए। आप जब उनको देखेंगे ना, 80, 85, 90, मेरे 95, 96 के भी हैं, वो जी। मेरे साथ डांस करेंगे अगर हम म्यूजिक ऑन करते हैं दिवाली का या कुछ। और जो भी आता है वो कहते हैं ये आप कैसे इनको बुजुर्ग कह सकते हैं। मैं नहीं कहती, मैं तो उनको यंग हार्ट्स कहती हूँ। यंग और हार्ट्स। वो ट्रू टू द नेम कहते हैं ना, नाम के बिल्कुल बराबर उनके लिए नाम ये सही है, यंग हार्ट्स। और इतना अच्छा लगता है
कि उनको देखते हुए आके खींचेंगे, डांस करेंगे, कविता बोलेंगे, जो भी वो करना चाहें, दे आर फ्री। हमने फैशन शो भी किया उनके वाह। साथ, उन्होंने मॉडल किया। सो सब कुछ करते हैं हम, सिर्फ ये हमारी सोच है कि अब हम बुजुर्ग हो गए, अब बैठ जाए, अब तो हमारे बहू बेटे हैं वो करेंगे, नहीं। हम सब जवान हैं, जब तक हम रहते हैं जिंदा दिल रहना चाहिए। और यही तो समय है जब आप अपना जीवन अपने तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि जो बहू बिल्कुल। बेटे हैं वो अपने जीवन में बिजी हैं और आप अपना शौक उस समय पूरा कर सकते हैं। अब हम भी उसी लाइन में जा रहे हैं अपना शौक पूरा करने के लिए। तो ये आपने आप तो बहुत बहुत छोटे हो। तो ये भी बहुत मेरी अच्छा है। तरफ इशारा है तो सही है। नहीं, नहीं, आपकी तरह आप तो आप इतना जो काम कर रही हैं, आप तो हमेशा ही युवा रहने वाली हैं और यंग हार्ट्स ग्रुप की स्थापना करके तो आप चिर युवा हो गई हैं। जैसा कि आपने बताया अभी कि एक क्षण में ये विचार आया और उसी क्षण अमल हो गया, जिसे इसे ही हम जी। कहते हैं कि कभी-कभी जिह्वा पर सरस्वती विराज जाती है। तो वो ऐसे ही बोला हुआ इसी तरह से सुना जाता है, इसी तरह से कबूल हो जाता है कि हमें खुद नहीं पता लगता कि हमारे सपने, हमारे विचार कैसे एकदम से हमारे सामने प्रत्यक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल, वही आपकी बिल्कुल। बात सुनकर ऐसा ही मुझे महसूस हुआ। और जैसा कि आपका हृदय होगा अंदर से बहुत ही कोमल कि इतना कुछ आप स्पेशल नीड के बच्चों के लिए कर रही हैं, गुरुद्वारे के लिए कर रही हैं, बुजुर्गों के लिए कर रही हैं, तो ज़रूर आप तो कविता लिखती ही होंगी और मुझे मालूम है कि आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी कई भाषाओं में कविता लिखती हैं। तो अपनी इन इस कला से भी हमारे दर्शकों को परिचय कराइए और कुछ कविताएँ आप हमें सुनाइए अपनी। जी, एक डॉक्टर कविता गीता। सुना दूंगी, कुछ जी। तो क्या बस बात ही नहीं होगा। पर जी। हाँ, एक जरूर सुना दूंगी। आ, इसका शीर्षक है मन जीते जग जीत। ये एक्चुअली लाइन हमारी गुरबानी से है, मन जीते जग जीत। तो मन तो कहाँ कहाँ उड़ जाता है, मन तो कहाँ कहाँ उड़ जाता है, कितनी दौड़ लगाता है, क्यों नहीं बस में आता है। तू इतना चंचल फिर भी सुंदर, रहता है तू मेरे ही अंदर, फिर मैं क्यों ना पकड़ में आता, क्यों तू मुझे सदा सताता। तुझे पाना जीवन का लक्ष्य बना है, तुझे पाना जीवन का लक्ष्य बना है, इतना कठिन रास्ता ये चुना है। हारूंगी नहीं इस कोशिश में, कर लूंगी तुम्हें अपने बस में। सिमरन और ध्यान करूंगी, योग और प्राणायाम करूंगी। लग जाएगी जब तुम्हें मुझसे प्रीत, लग जाएगी जब तुम्हें मुझसे प्रीत, तुम और हम ना होंगे विपरीत। बन जाओगे तुम मेरे मीत, फिर दुनिया लेंगे मिलकर जीत, क्योंकि मन जीते जग जीत। बहुत ही बढ़िया आपकी कविता और कहना चाहिए बहुत ही बढ़िया संदेश इसमें जो छुपा हुआ है और बिल्कुल शब्दों में मुखरित होकर बाहर तक आ रहा है। बहुत ही प्रेरणादायी कविता, बहुत ही शानदार आप लिखती हैं। बहुत आनंद आया और इसके लिए तो एक बार फिर से तालियां बनती हैं आपके धन्यवाद, धन्यवाद। लिए। तो डॉक्टर बबल्स, आपके समाज सेवा के लिए आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और वो तो कोई हैरानी की बात तो है ही नहीं, लेकिन अवार्ड्स मिलना, आपको जितना काम आपने किया है उस और कर रही हैं लगातार और आगे भी करने के लिए कटिबद्ध हैं, तो उन अवार्ड्स के बारे में हमें बताइए कि कौन से अवार्ड्स हैं? हमारे दर्शकों को भी जरा बताइए कि क्या अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं? ये तो अपनी तारीफ अपने मुंह से ही करनी वाली बात हो गई ना। किन कार्यों के लिए मिले हैं? चलिए आप ये बताइए कि किन कार्यों के लिए आपको अवार्ड्स मिले हैं? वो तो सेम ही बात होगी, आपने घुमा के फिरा के बात कर ली, कोई बात नहीं, बताती हूँ। जी। अच्छा, पहला मतलब में से मैं 3-4 अवार्ड्स बता रही हूँ आपको। इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में था वो, IWEP इन 2018। तो ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था, तो पहली अवार्डी का सौभाग्य मुझे मिला। वाह! और ये परोपकार के क्षेत्र में योगदान के लिए। बहुत बढ़िया। देन आई हैड वनीता रत्ना अवार्ड्स 2018 में ही मिला। इत्तेफाक से ये भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली अवार्डी मैं थी। और ये था इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो मुझे मिला था। और फिर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। देन यूरोपियन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑन फिलैंथ्रोपी।
फिर नानक असीस अवार्ड फ्रॉम चीफ खालसा दीवान अमृतसर, और मोस्ट रिसेंटली पिछले महीने अक्टूबर में 2022 जैसे ग्लोबल पीस अवार्ड मिला फॉर अनकंडीशनल कमिटमेंट इन सर्विंग ह्यूमैनिटी बाय हाजी सईद सलमान चिश्ती, चिश्ती फाउंडेशन, दरगाह अजमेर शरीफ से। तो ये कुछ अवार्ड है, उसके बाद मुझे शर्म आती है, ज्यादा नहीं बोलूंगी। ये अवार्ड अपने आप में जो है, आपको कितना गर्व महसूस होता होगा, मुझे ही इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हम अपने देश से बाहर बैठे रहे हैं और ऐसे एक व्यक्तित्व हमारे सामने आज डॉक्टर बबल्स आप बैठी हैं कि यार आपसे इतना जानने को मिल रहा है और इतने अवार्ड्स आपको मिले। और जो आपने कहा कि कुछ अवार्ड्स तो जो पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुए आपको मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि कई बार किसी के कामों से हम इतने प्रभावित होते हैं कि कि हमें लगता है कि इस इंसान को अवार्ड मिल देना हमें चाहिए, तो हम कौन सा अवार्ड दें। तो आपको देख के, आपके व्यक्तित्व को देख के संस्थाएं प्रेरित हुई और उन्होंने अवार्ड जो है निकाले। और अब आपके बाद तो एक लाइनेज शुरू हुई होगी और लोगों को भी वो अवार्ड मिल रहे होंगे, जिनके लिए ये एक कहना चाहिए एक अलग से सम्मान की बात है कि ये अवार्ड पहले डॉक्टर बबल्स कंधारी को मिला है, उसके बाद उन्हें मिला है। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आपने इतनी समाज सेवा और परोपकार किया है, जिसके लिए आपको अवार्ड मिले हैं। तो अब हम इस कार्यक्रम के इसे जी, कहते हैं ऊपर वाले का कर्म होता है, हम ऊपर कुछ वाले, नहीं होते कहें कि हम कुछ करते हैं, नहीं, ये वो करवाता है और बस उसका शुक्राना करना चाहिए कि बस ऐसे करवाता रहे, और कहीं इसमें अपना अहम या ईगो नहीं आना चाहिए। जिस दिन आपका ईगो आया कि मैं ये कर रहा हूँ या मुझे ये मिल रहा है, तो उस दिन सब खत्म। तो इसलिए हमेशा जब ऐसे कुछ अवार्ड मिलता है, मैं हमेशा उसका शुक्र करती हूँ और कहती हूँ ये उनके नाम से मुझे मिल रहा है। एंड दैट्स हाउ आई थिंक हम सबको फील करना चाहिए। कभी भी इसमें अहम ही कहते हैं ना, जी ईगो, जी बिल्कुल। ईगो नहीं आना चाहिए, अहम। हाँ जी। वो तो आपको देखकर ही पता लग रहा है कि अहम नहीं, जितने अवार्ड आपको मिले हैं उतनी ही हम्बल और विनम्र आप हुई हैं, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ। और ये ऊपर वाला तो संकेत देता ही रहता है, लेकिन उस संकेतों को पकड़ के अपने कर्तव्य पथ पर चलते जाना, वो एक बड़ी बात है। और वही जो है समाज में और जग में सम्मानित करने योग्य जो बात है वही है। तो कार्यक्रम के अंत की तरफ चलते हुए बस मैं आपसे एक ये जानना चाहूंगी कि युवा पीढ़ी जो हमारी है, जो हमारे प्रवासी भारतीय यूएई में रह रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? चाहे भारत में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, युवा पीढ़ी के लिए एक ही मैसेज होते हैं ये सेम, कि अपने प्रति ईमानदार रहें, ईमानदारी और लगन से काम करें, दूसरों की सेवा करना, साझा करना और सम्मान करना सीखें, अपने रास्ते पे आने वाली कठिनाइयों से ना घबराएं। हम इंसान केवल एक निश्चित जीवन काल के लिए इस दुनिया में आते हैं, और इस चरण के दौरान हमें अपने जीवन के साथ कुछ अच्छा और उपयोगी करना चाहिए। जीवन का सच्चा लक्ष्य और अर्थ अन्य लोगों की खुशी में योगदान देकर प्राप्त किया जा सकता है। आज की दुनिया में लोग अपने भीतर सिकुड़ रह गए हैं, सिकुड़ रहे हैं, लाइक श्रिंक हो रहे हैं। मैं अगली पीढ़ी से कठिनाइयां और जरूरत के समय लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए कहूंगी। हमें उस सौभाग्य को साझा करना चाहिए जिसका हम आनंद लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि सच्चे और सार्थक जीवन की कला देने की कला में निहित है, द आर्ट ऑफ गिविंग। बस यही मेरा कहना मैसेज होगा युवा पीढ़ी के लिए। यही मैसेज सबसे ज्यादा जरूरी है आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तरह से हम एकल परिवारों में बड़े हो रहे हैं आजकल के बच्चे, तो थोड़ा सा वो सेल्फ सेंटर्ड आजकल होते जा रहे हैं। और जो आपने संदेश दिया ये, और जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपके कार्य हैं, उन सबसे ही हमारे बच्चे और हमारी युवा पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी भी, जो हमारी जैसी पीढ़ी है जो अब युवा नहीं है, वो सब भी आपसे बहुत प्रेरित हुए होंगे। और इस मंच पर आने के लिए और विश्व रंग के लिए आपके अमूल्य विचार हमसे साझा करने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कंधारी, और आशा Thank करती हूँ कि फिर किसी अन्य प्रोग्राम में, किसी अन्य मंच पर आपसे मिलना होगा, और आपके विचारों से हमारे दर्शक, हमारे श्रोता लाभान्वित होते रहेंगे। तो इसी विचार के साथ हम आज्ञा लेते हैं। विश्व रंगमंच को धन्यवाद। you, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।